दोस्तों नमस्कार। जेड प्लस में आपका स्वागत है। नानी पालकीवाला एक माने जाने वकील थे, देश के कानूनविद थे। उनके मेमोरियल लेक्चर में सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री चंद्रचूड़ जी ने कहा कि संविधान का मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर उस ध्रुव तारे की तरह है जो अंधेरे में रोशनी दिखाता है या तब रास्ता दिखाता है जब रास्ते जटिल हों, कुछ समझ में ना आ रहा हो। ऐसा उन्हें बोलने की ज़रूरत क्यों पड़ी और क्यों उन्हें इस देश को याद दिलानी पड़ी बेसिक फीचर के बारे में या संविधान के मूल ढांचे के बारे में। असल में वे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के उस बयान का जवाब दे रहे थे जिसमें उपराष्ट्रपति ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने संसद की सर्वोच्चता समाप्त कर दी, संसद के कानून बनाने के अधिकार को समाप्त कर दिया। अब आपको ले चलता हूं कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट में क्या खींचतान चल रही है। सरकार चाहती है कि संसद की सर्वोच्चता हो। उनका दलील यह है कि संसद जनता द्वारा चुनकर आती है और न्यायाधीशों के अपॉइंटमेंट में, उनकी नियुक्ति में सरकार का प्रभावी दखल हो। सरकार ये तय करे कि कौन जज बनेगा और कौन जज नहीं बनेगा। मंशा साफ है। अगर कोई सरकार ये चाहती है कि उसके मन माफिक ही या उसके चहेते लोग ही जज बने या जिनको वो चाहें वो जज बने, तो जाहिर है कि उस पर वो नियंत्रण चाहते हैं ताकि उनके फैसलों पर, उनके नीतियों पर कभी कोई आपत्ति न उठा पाए, कभी कोई रोक न लगा पाए। तो उसके पृष्ठभूमि में उन्होंने चर्चा की बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे संविधान के मूल ढांचे की। संविधान का बेसिक फीचर क्या है और इस पर विवाद क्यों हो रहा है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, क्या संसद के पास कानून बनाने का असीमित अधिकार है या संसद का अधिकार सीमित है मूल ढांचे के द्वारा। तो इन सब विवादों पे हम चर्चा करेंगे दोस्तों आज। और इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे आपका सपोर्ट मिलेगा, ताकत मिलेगी। चलते हैं। असल में बात हो रही है मूल ढांचे की। मूल ढांचे की बात पहली बार तब पूरी तरह से स्पष्टता के साथ तब आया जब 1973 में अपने 703 पेज के फैसले में 13 जज की बेंच ने 7 और 6 के बहुमत से, मामूली बहुमत से ये स्पष्ट किया कि संविधान में कुछ ऐसे हिस्से हैं या संविधान में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको संशोधित नहीं किया जा सकता। उससे संविधान स्वयं समाप्त हो जाएगा, संविधान की आत्मा खत्म हो जाएगी, अनअमेंडेबल है। अब ये सब चीज़ें क्या है कि उन्होंने एक उदाहरण के जरिए इसको समझाने की कोशिश की जजों ने। जैसे एक जीवन है, एक बच्चा पैदा होता है, वो बड़े होने के साथ उसके हाथ, पैर और शरीर के दूसरे अंग बड़े होते जाते हैं और अलग अलग तरीकों के कार्य संपादित करते हैं, बखूबी करते हैं। इसी से मानव शरीर चलता है या कोई भी शरीर चलता है, सारे अंग अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही इस बात को ध्यान देने की जरूरत है कि बचपन से लेकर के बड़े होने तक, जबकि पूरे शरीर में तमाम परिवर्तन आ चुके होते हैं, कोई एक ऐसी चीज होती है जो शुरू से लेकर के और बड़े होने तक लगातार चल रही होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर उसको हटा दिया जाएगा तो जीवन मृत हो जाएगा। इसको आप आत्मा कह लें, जान कह लें, कुछ भी कह लें, दैट्स समथिंग, वो चीज जो पूरे परिवर्तन काल में चलती रहती है अदृश्य रूप से, वो है बेसिक स्ट्रक्चर, वो है मूल ढांचा। मूल ढांचे का अर्थ है
ये संविधान बना ही था जिसके लिए। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया और मूल ढांचे की अवधारणा में अलग अलग जजों ने अलग अलग तरीके से मूल ढांचे की बात की। मैं आपको कुछ चीज़ें उसमें गिना देता हूं जो कि रिकॉर्डेड है, जैसे कि संविधान की सर्वोच्चता। संविधान ही सर्वोच्च है। देखिए, संविधान से संसद है। नानी पालकीवाला ने एक बयान में कहा कि संसद संविधान से पैदा हुआ है। संसद संविधान का बाप नहीं हो सकता। संविधान से ही न्यायपालिका पैदा हुई है, संविधान से ही संघीय व्यवस्था पैदा हुई है। जो भी चीजें देश के अंदर हैं राजनीतिक व्यवस्था में, उस संविधान से निकली हैं। तो यहां पे संसद भी संविधान से निकला है। फिलहाल मैं मूल ढांचे जो कुछ दिए गए हैं उन पर आता हूं कि संविधान की सर्वोच्चता, देश की संघीय व्यवस्था, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म जो आज के परिप्रेक्ष्य में उसको महत्व दिया जा रहा है, शक्तियों का विभाजन, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बीच में जो शक्तियों का विभाजन है, और जिसको मैं एक कदम आगे बढ़ के कहता हूं कि म्यूचुअल जो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, जिसको कहते हैं आपस में जो संतुलन है, वो भी संविधान की मूल भावना में है, मूल ढांचे में है। डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, भारत की सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए ही संविधान की रचना की गई। डॉक्टर अम्बेडकर को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई संविधान के निर्माण में। तो उसके पीछे अगर कोई भावना थी तो वह यह थी कि देश का हर व्यक्ति कानून की नज़र में बराबर होगा, सबको सम्मान से जीने का हक होगा, अधिकार होगा, क्योंकि भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है वह इसकी इजाज़त नहीं देता। तो तमाम विभेदों को खत्म कर करके सभी को समान रूप से सर उठा करके मर्यादित तरीके से जीने का हक देता है। ये हमारी मूल ढांचे में है संविधान के। देश की एकता और अखंडता, जाहिर सी बात है, इसमें बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है। संविधान, भारत की संप्रभुता, सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री, हमारी सर्वोच्चता हमारे पास होनी चाहिए। डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी, जो नीति निर्धारण होगा वो सबके लिए होगा, वर्ग विशेष के लिए नहीं होगा। ये बेसिक ढांचे में है। कल्याणकारी राज्य, सभी के लिए काम करने वाली शासन व्यवस्था होनी चाहिए। समता मूलक समाज, सरकार का प्रयास होना चाहिए कि समाज में इक्वलिटी आए, सभी को बराबर आगे बढ़ने का अवसर मिले। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, सभी को सोचने की स्वतंत्रता, विचारने की स्वतंत्रता, वैचारिक स्वतंत्रता जिसको कहते हैं, पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता, धर्म को पालन की स्वतंत्रता, अपने अपने विश्वास को अपने तरीके से करने की स्वतंत्रता सबको होनी चाहिए। समानता का अधिकार है, सबको बराबर अवसर मिलने चाहिए, बराबर व्यवहार होना चाहिए, कानून की नज़र में सब बराबर होंगे। सरकार द्वारा प्रदत्त या सरकार ने जितनी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की हैं या करने वाली है, वो उनका सबको समान लाभ मिलना चाहिए, सबके लिए समान अवसर होना चाहिए। अब आप देखिए कि ये हुआ कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, मूल धारणा क्या है। तो केशवानंद केस में, केशवानंद भारती केस में 13 जज के बेंच अभी तक बना उसमें, और 7 और 6 का ये फैसला था। एक्चुअली में यहीं पर एक सीमा रेखा खींच दी जाती है कि संविधान पूरी तरह से सब कुछ पार्लियामेंट, संसद सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। कानून बनाने के मामले में भी संसद के पास असीमित अधिकार नहीं है। एक सीमा के बाद संसद का भी अधिकार समाप्त हो जाएगा। वह सीमा शुरू होती है जहां से बेसिक स्ट्रक्चर शुरू होता है। हालांकि जज चिन्नप्पा रेड्डी ने कहा कि जो SM सीकरी साहब, जो उस टाइम पर 13 जजों की जो बेंच थी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, उन्होंने कभी इस बात का खुलासा नहीं किया कि असल में ये बेसिक स्ट्रक्चर या संविधान की मूल भावना क्या आइडिया कहाँ से उन्होंने लिया था, इसका सोर्स क्या था,
किस तरह से, क्योंकि संविधान में ऐसा कोई उन्होंने लिखा है कि कोई संकेत नहीं मिलता है, ऐसा कोई साइन पोस्ट नहीं है। और जस्टिस चिन्नप्पा रेड्डी उनकी किताब है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया समिट एंड सेलोज, उसमें वो लिखते हैं कि अगर बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को ढूंढने निकला जाएगा तो ये कभी न समाप्त होने वाली एक लंबी यात्रा साबित होगी। अब आते हैं पृष्ठभूमि में कि इसके पीछे जो केशवानंद भारती फैसला आया 1973 में, उसका बैकग्राउंड क्या था, क्यों ऐसे ये विवाद हुआ और क्यों ये फैसला आया। एक्चुअली गोरखनाथ केस आया था 1971 में, उसके पहले, और उसमें बहुत सारे थे जो सरकार के, जिसे कि जुडिशियल रिव्यू का पावर दिया सरकार ने लिया, कोर्ट ने, सॉरी, न्यायपालिका ने जुडिशियल रिव्यू का अधिकार अपने पास रखा। मतलब संसद द्वारा पारित कानूनों की न्यायिक पुनर्समीक्षा का अधिकार किसको होगा? सुप्रीम कोर्ट को होगा। मतलब संसद सर्वोच्च नहीं है और संसद द्वारा बनाए हुए किसी कानून विधि सम्मत या संविधान सम्मत है कि नहीं है, ये फैसला कोर्ट करेगी, और ये अधिकार उन्होंने अपने पास रखा था। एक्चुअली इंदिरा गांधी का जमाना था, 1971 का चुनाव गरीबी हटाओ जैसे लुभावने नारे पर बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ वो जीत कर आई थी। 350 सीटें उन्होंने जीती थी 540 में, और उसी से उत्साहित होकर के उन्होंने 2 संविधान परिवर्तन किए, 2 संशोधन वो लेकर के आई, 24वां संशोधन और 25वां संशोधन। 24वें संशोधन में उन्होंने संविधान के धारा 13, आर्टिकल 13 को परिवर्तन करने का, संशोधन करने का काम किया। आर्टिकल 13 ये कहता है कि कोई भी कानून संसद द्वारा पारित कोई भी कानून अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है तो वह गैर संवैधानिक होगा, वह असंवैधानिक होगा, नल एंड वाइड होगा। तो अब इंदिरा गांधी चाहती थी कि 24वें संशोधन के माध्यम से वो इससे निकलना चाहती थी। मतलब जो बंदिश लगी थी कि कोई भी कानून फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं कर सकता, अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन या उल्लंघन हो रहा है तो वह कानून टिकेगा नहीं, वह गैर संवैधानिक होगा, असंवैधानिक होगा। तो 24वें संशोधन में इंदिरा गांधी ने इस बात को रखा कि नहीं, संसद को यह अधिकार होगा कि वह फंडामेंटल राइट में परिवर्तन कर सकती है, संशोधन कर सकती है, यहां तक कि समाप्त भी कर सकती है, ये भी कहा। यहां तक कि जो आर्टिकल 368 है जिसके अंदर संशोधन का अधिकार है संसद को, उसको भी उन्होंने प्रभावित करने की कोशिश की संशोधन के माध्यम से, और उसमें ये कहा कि संसद को ये अधिकार होगा कि वह कोई नया आर्टिकल जोड़ने, मौजूदा आर्टिकल में परिवर्तन करने या किसी आर्टिकल को पूरा ही खत्म कर देने का अधिकार संसद के पास हो। और तो और इसको जुडिशियल रिव्यू से उन्होंने बाहर रखा। ये उन्होंने अधिकार लिया कि संसद की सर्वोच्चता को स्थापित करने, कहने का मतलब है कि संविधान के ऊपर संसद की सर्वोच्चता को स्थापित करने की कोशिश की। अब आइए आर्टिकल 25वें संविधान संशोधन की बात करते हैं। 25वें संविधान संशोधन के में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो नीति निर्देशक तत्व हैं, उनको देश हित में, समाज हित में लागू करने की बात संविधान में की गई है 39B और C में। तो 25वें संशोधन के जरिए इंदिरा गांधी सरकार ने 31C ऐड किया, आर्टिकल 31C 24वें में ऐड करने का अधिकार लिया और 25वें में ऐड किया 31C। 31C ने ये कहा कि अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को लागू करने के लिए या कानून बनाकर ऐसा कोई कानून बनाया जाए जिसका उद्देश्य है समाज और देश के व्यापक हित में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को लागू करना, तो वह कानून इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकेगा कि उससे कोई फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा हो। आपका 1 सेकेंड में बताऊंगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, कभी इस पर अलग से वीडियो बना देंगे।
ये सरकार को दिशा निर्देश है, संवैधानिक दिशा निर्देश है संविधान के अंदर कि सरकार किन किन उद्देश्यों के लिए काम करेगी और क्या उसका उद्देश्य होना चाहिए। तो तमाम इन्होंने समाजवादी उपाय करने के लिए, मेजर्स लेने के लिए, और देश के संसाधनों का समुचित वितरण हो सके या धन का संग्रह सिर्फ कुछ लोगों के पास ना हो, ऐसे ऊंचे आदर्शों को लेकर के ये बात शुरू की थी। और कुल मिलाकर उन्होंने कहा कि अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को लागू करने के लिए कोई कानून बनाया जाता है और अगर उस कानून से किसी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता हो तो वो गैर संवैधानिक या असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही उन्होंने एक और उसमें ऐड कर दिया, ये ऐड कर दिया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को लागू करने के लिए जो भी कानून संसद पारित करेगी उसको जुडिशियल रिव्यू का अधिकार कोर्ट को नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट को नहीं होगा। मतलब अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को लागू करने के लिए संसद कोई कानून बनाती है तो वो जुडिशियल रिव्यू की परिधि से बाहर होगा, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, न्यायिक पुनरीक्षण समीक्षा नहीं हो सकती। एक कदम आगे बढ़ते हुए इंदिरा गांधी सरकार ने ये भी कहा उस संशोधन के माध्यम से 25वें कि न तो जुडिशियल रिव्यू का अधिकार होगा और न ही ऐसे संशोधनों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकेगी। मतलब एकदम से कोर्ट से बाहर ही कर दिया, न्यायालय में इसको चुनौती भी नहीं, कोई चाहे कि चैलेंज कर दे उसको तो कोर्ट नहीं जा पाएगा वो। मतलब पूरी तरह से न्यायपालिका से कोर्ट के वाजिब हस्तक्षेप से बाहर कर दिया। यही एक पृष्ठभूमि थी जिसके बाद 1973 का केशवानंद भारती केस आया, जिसमें कोर्ट ने उस जो बाद वाला हिस्सा था 31C का उसको उलट दिया और जुडिशियल रिव्यू का पावर अपने पास रखा और उसको गैर संवैधानिक करार दे दिया। और साथ ही उन्होंने संसद के ऊपर संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित किया कि जुडिशियल रिव्यू का पावर यही है कि कोई भी, जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या हुआ कि न्यायालय या कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इस बात को देखेगी कि संसद द्वारा पारित कानून संविधान सम्मत है कि नहीं है, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है। इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की सर्वोच्चता स्थापित हुई संसद के ऊपर। अब यहाँ पर आ गया, फिर से मैं बैक में आता हूँ। इस पर मैं तमाम जैसे कि कानूनविद थे, नानी बाल्कीवाला ने कहा था कि 31C देश में तानाशाही स्थापित करने की दिशा में एक खतरनाक कदम होगा। तो अलग अलग जजों ने उसको अलग अलग समय पर अलग अलग उसका मूल्यांकन किया हुआ है। बहुत डिटेल में जाने से वीडियो लंबा हो जाएगा। बात यह है कि अगर संसद ही सर्वोच्च होता तो हमें संविधान की ज़रूरत क्या थी, सारा काम कानून संसद ही बना देती, उसी से सब कुछ चलता। अब बात आती है कि संविधान इतना विस्तृत लिखने की ज़रूरत क्यों थी अगर संसद ही सर्वोच्च होता, सब कुछ संसद ही कर लेता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता कैसे, एक स्वतंत्र न्यायपालिका कैसे बन सकती है अगर संसद ही सर्वोच्च है, संसद ही जज नियुक्त करेगी, संसद ही सब कुछ करेगी। मान लीजिए कल कोई ऐसी पार्टी जो भावनाओं को भड़का करके या त्वरित कुछ ऐसा कार्य करके बहुमत हासिल कर लेती है, उसके बाद मनमाने परिवर्तन करती है, मनमाने संशोधन करती है, तो नियंत्रण कौन करेगा। भारत की संघीय व्यवस्था में राज्य सरकारें अपना अधिकार संविधान से प्राप्त करती हैं, संसद से नहीं। वो संसद की अधीन नहीं है, स्वतंत्र हैं, उनके अपने अधिकार हैं, केंद्र के अपने विषय हैं, राज्यों के अपने विषय हैं, कुछ विषय कॉमन भी हैं, कॉन्करेंट लिस्ट है। तो इस तरह से उन राज्यों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, हमारी फेडरल या संघीय व्यवस्था चरमरा जाएगी। स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं होगी तो इनमें फैसले कौन करेगा। तो इस तरह से तमाम सवाल उठते हैं, राज्यों के अधिकार जो है उससे है। तो ऐसे तमाम, इस पर तो बहुत लंबा होगा कि इस तरह से तो पूरी व्यवस्था ही चरमरा जाएगी और भारत एक यूनिटी सिस्टम बन जाएगा, एकल बन जाएगा और सारे अधिकार केंद्र सरकार के पास ही
केंद्रित हो जाएंगे, केंद्र सरकार बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगी, मनमाने फैसले करेगी और वही होगा जिससे बचने के लिए संविधान की रचना की गई, एक तानाशाही शासन व्यवस्था स्थापित हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो को समाप्त करता हूँ, बहुत लंबा हो रहा है। आपको अगर किसी टॉपिक पर चाहिए वीडियो तो आप नीचे कमेंट में डाल दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फिर कहता हूँ मुझे ताकत मिलती है आपसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।